So our new topic is electrical resistance. The opposition offered by a conductor in the path of electric current is called electrical resistance of that conductor. मतलब हमारे पास यदि कोई भी कंडक्टर है, यदि उसमें से हम करंट को फ्लो कराते हैं तो वो करंट को अपोज करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एग्जांपल, जैसे हमारे पास तीन मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर और वुड या प्लास्टिक ले लेते हैं, तो सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा सिल्वर में से और सबसे कम होगा प्लास्टिक में से। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, वो करंट का ज्यादा अपोज करता है, अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, जबकि सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर का होता है। ठीक है, तो उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो जो भी मटेरियल जो भी कंडक्टर जितना ज्यादा करंट का अपोज करेगा, जितना कम करंट को अपने में से फ्लो होने देगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, या हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं बाय ओम्स लॉ, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, द रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। It is another definition of electrical resistance. Unit of electrical resistance is ohm, and this one is a symbol of resistance. So dimension formula of electric resistance. यदि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, यदि हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है तो हम किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो हमारी जो टेक्निक है वो क्या है, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। और I को हम क्या लिखेंगे, I का तो एम्पियर हमें मालूम नहीं है। देन वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो Q है इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, I इंटू टी, और ये I तो पहले से ही है। अब यहाँ पर फोर्स आ गया, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mLT माइनस 2 एंड डिस्टेंस इज L लेंथ एंड एम्पियर इज A, टाइम इज T एंड अगेन एम्पियर इज A। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो क्या होने वाला है, ये M L1 L2 T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 मतलब T माइनस 3 एंड A माइनस 2। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है हमारी, हमें केवल किसका डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, केवल फोर्स का, और हमें जहां पर भी चार्ज दिखाई देगा उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, IT। तो हम किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था R इज इक्वल्स टू M इंटू L एंड E स्क्वायर टाउ A। मतलब द रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E is a charge of electron, tau is a relaxation time, means the time interval between the two successive collision, and A is a cross sectional area of a conductor। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूलेज हैं। क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता। इससे फॉर्मूले से हम केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बट यदि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो उसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यदि हमने एक बार कंडक्टर ले लिया तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स हो गए, या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते या कम होते, मगर क्योंकि हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी टर्म्स क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और इसको हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टिविटी, M एंड E स्क्वायर टाउ। इन सभी कांस्टेंट की जगह पर केवल हमने एक कांस्टेंट रखा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। मतलब यदि हम लोग लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू L। और यदि हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म हो रही है हमारी रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमें किसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यदि हम इस फॉर्मूले से देखें, R is equals to rho L upon A, so rho is equals to R A upon L. If area is equals to 1 meter square
लेंथ इज 1 मीटर, देन रो इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है? एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, मगर यहाँ पे कंडक्टर के डायमेंशन फिक्स कर दिए। यदि कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी हो गई है? मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखें, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स उस मटेरियल पर डिपेंड करेगी। यदि मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। सेकेंड, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन रिलैक्सेशन टाइम एंड रिलैक्सेशन टाइम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे थे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद उनको एनर्जी मिलेगी और बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, यदि वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इस तरीके से रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड सेकेंड टेम्परेचर। तो हम लोगों ने जो रेजिस्टिविटी की बात करी, RA/L, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, the unit of length is meter, so meter से meter cancel, ohm meter, so the unit of resistivity is ohm meter। डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमें यदि डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है रेजिस्टेंस का तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। या हमारी जो मेथड है वो क्या है कि हमें किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को फोर्स में कन्वर्ट करना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I, A/L, तो एज इट इज है। फिर V को हम क्या ले सकते हैं? वर्क पर यूनिट चार्ज, तो ये हो गया Q इंटू I, A इंटू L। ठीक है, देन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया अपॉन Q की जगह हम क्या लिखेंगे? I इंटू T मल्टीप्लाई विद I इंटू L। एक बार हमारा फॉर्मूला फोर्स में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम डायमेंशन फॉर्मूला इजी कैलकुलेट करेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स इज MLT माइनस 2, डिस्टेंस इज L एंड एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर अपॉन I एंड I एम्पियर स्क्वायर, देन टाइम, देन डिस्टेंस। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटीज कैंसिल हो रही है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो M, L1, L2, L3, T ऊपर जाएगा तो -3 और A -2। अब हमें रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी? भाई रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर रहा है, तो हम क्यों चाहते हैं कि कोई करंट का अपोज करे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है और यहां से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और जितना वाटर यहां से फ्लो करेगा उतना ही वाटर यहां से बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, मगर यदि यहाँ पर हम कुछ एक स्टॉपेज लगा दे, कोई नल टाइप का लगा दे, यदि यहाँ पर ब्लॉक कर दे इसको इतना, तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर जो वाटर का अमाउंट है वो कम हो गया। और ये डिपेंड करेगा हम कितनी ओपनिंग देते हैं और कितना बंद कर देते हैं। ठीक है, नल देखा हम लोगों ने, यदि हम नल को पूरा खोल दें तो पूरा पानी फ्लो करने लगता है। वो क्या कर रहा है? जो वाटर है उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या होता है? वो भी करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल क्यों करता है? हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? देखिए, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितना पोटेंशियल आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। क्या सभी अप्लायंस इसी वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इससे कम पर भी ऑपरेट होंगे, कुछ इससे ज्यादा पर भी ऑपरेट होंगे। अब मान लीजिए हम एग्जांपल समझ लेते हैं, हमारे पास एक एलईडी है जो 2 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। यदि हमने उसके अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल लगा दिया तो क्या होगा? वो जो एलईडी है वो खराब हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे करंट को कंट्रोल करना है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रेजिस्टेंस का। हम इस पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करेंगे कि उसका पोटेंशियल कितना हो जाए? 220 वोल्ट से 2 वोल्ट हो जाए, करंट उसकी कम हो जाए। तो इस पर कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स है, हम वो कर लेते हैं ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.6, क्वेश्चन 3.6, a negligible small current is passed through a wire of length 15 meter. The length of a wire is 15 meter. L is equals to 15 meter. A uniform cross section
A is equals to 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be a 5 ohm and resistance कितना दिया हुआ है 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो हमें यहाँ पे क्या है फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है. ठीक है, तो बहुत ही आसान है. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा R इंटू ए अपॉन एल. केवल हमें वैल्यूज पुट करना और सॉल्व करना है. So the value of R is 5 and area is 6 into 10 to the power minus 7 and length is 15. So 5 3 जा 15, 3 2 जा 6. So rho is equals to 2 into 10 to the power minus 7 ohm meter. So इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना होता है और उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. A wire is stretched in order to increase its length n times. How much times its resistance will be increased? यदि हमारे पास एक वायर है तो उसकी कुछ लेंथ होगी, उसका कुछ एरिया होगा. ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? R is equals to rho L by A, where rho is the resistivity of that wire. ठीक है, अब यदि मान लो हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें, यदि लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यदि हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, और एरिया क्या होगा? एरिया उसका कम हो जाएगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी. तो क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि यदि हम इसकी लेंथ को डबल कर दें या 3 गुना कर दें या 4 गुना कर दें, तब उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर हम अभी ये अज्यूम कर लेते हैं कि यदि हम इस वायर को n टाइम्स करें, मतलब अभी लेंथ कितनी है? L है, तो न्यू लेंथ, मतलब न्यू लेंथ को हम L से डिनोट कर दे रहे हैं, तो न्यू लेंथ कितनी होगी? N इंटू L. यदि हम लेंथ को n टाइम्स कर दें तब रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाय A. तो यदि हम लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो क्या एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. ठीक है, यदि हम किसी वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी? कम होती जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होता जाएगा, मगर वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा. तो हम क्या करते हैं, जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो पहले हम फाइंड करेंगे कि उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी. तो यदि हम देखें कि इसका जो इनिशियल लेंथ कितनी थी? L है, इनिशियल एरिया कितना है? A है, तो इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ. ठीक है, देन यदि हम इसको n टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं तब इसका जो नया फाइनल वॉल्यूम, तो लेंथ कितनी होगी इसकी? एरिया मान लेते कितना हो गया? एडएस मल्टीप्लाई विद लेंथ कितनी होगी इसकी? n इंटू एल. ठीक है, देन हमें ये मालूम है ए वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम. सो A इंटू एल इक्वल्स टू एडएस इक्वल्स टू एन एल. एल से एल कैंसिल, सो एडएस इक्वल्स टू A अपॉन एन. हमने जब लेंथ को n टाइम्स किया तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका एरिया n टाइम्स कम हो गया. तब रेजिस्टेंस कितना होगा? सो द न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L. न्यू लेंथ कितनी है? L डैश अपॉन A डैश. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. L डैश की वैल्यू कितनी है? NL अपॉन A डैश की वैल्यू क्या है? A अपॉन N. यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर रो L अपॉन A. और रो L अपॉन A क्या होता है? ओल्ड रेजिस्टेंस. सो n स्क्वायर R. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? यदि हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स हो जाता है? n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है. लगभग ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि यदि हम लेंथ को 2 टाइम्स कर रहे हैं, लेंथ को यदि हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाएगा? 2 स्क्वायर इज 4. रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. यदि हम लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स इंक्रीज होगा. ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं. जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम. कितना दिया हुआ है? द रेजिस्टेंस इज गिवन इज 10 ohm. It is stretched to form a thin wire such that its length becomes 3 times. अभी क्या बोल रहे हैं? लेंथ कितने टाइम्स हो गई है इसकी? 3 टाइम्स हो गई है. And what will be its new resistance? तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया R dash equals to n square R. So what is n?
3 square multiply with r is 10. So answer is 3 square 9, 9 multiply with 10 is 90 ohm. ठीक है, तो अब वापस से हमें पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूले का यूज करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर इज, हमें ऑप्शन गिवन है आर, बी इज 2r, सी इज 4r एंड डी इज r बाय 2। कितने टाइम्स स्ट्रेच किया हमने वायर को? 2 टाइम्स। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर r। यदि हम 2 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r। सो द न्यू रेजिस्टेंस इज 4r। द नेक्स्ट वन, अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ l एंड डायमीटर d हैज अ रेजिस्टेंस r। Another wire of same material has length 4l and diameter is 2d. The resistance will be, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें क्या क्या गिवन हुआ है, लेंथ दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे फॉर्मूले को हम केवल इन्हीं 2 क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखो, r इज इक्वल टू रो l अपॉन a, रो तो हमारा गिवन है, अब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमें क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले में डायमीटर को भी लेकर आए। सो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। सो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई डी बाय 2 स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, आर इज इक्वल्स टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डायमीटर में और लेंथ में, ठीक है। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी हैज अ रेजिस्टेंस आर। मतलब एक कंडक्टर है, वायर है जिसका लेंथ एल है, डायमीटर डी है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। सो अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैज लेंथ 4l। अब लेंथ कितनी बोल रहा बोलो, लेंथ कितनी है, नई लेंथ है हमारी 4l and diameter is 2d and new diameter is 2d, then the resistance will be, तब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, r डैश इक्वल टू 4 रो और लेंथ कितनी है यहाँ पर 4l पाई और d, मतलब डायमीटर इज 2d स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 रो 4l पाई 4d स्क्वायर, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देता हूं, तो आंसर क्या आएगा 4 रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर। और ये भी यहीं पर ये इसका मतलब r डैश इक्वल्स टू r, मतलब उसके रेजिस्टेंस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of aluminium and the other of copper have the same resistance. Which of the 2 wire is lighter? Hence explain why aluminium wires are preferred for overhead power cables. मतलब 2 वायर है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है, और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। हमें यह बताना है कि विच ऑफ द 2 वायर इज लाइटर, कौन सा वायर लाइटर है, हल्का है, और हम जो हाई टेंशन वायर यूज करते हैं, ओवरहेड वायर यूज करते हैं, उसमें हम एल्यूमिनियम का ही यूज क्यों करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.63 into 10 to the power minus 8 ohm meter and the resistivity of copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter. The relative density of aluminum is 2.7 and the density of copper is 8.9. हमें क्या फाइंड करना है, which one is heavier, either aluminium or copper, ठीक है। तो हम ये जानते हैं mass is equals to density multiply with वॉल्यूम, ओके, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम की जगह पर हम क्या मान सकते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, मास का, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। सो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम
because the length of both the conductors are same and the resistance of copper conductor is resistivity of copper, length and area of copper conductor. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, यदि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू कॉपर एरिया ऑफ कॉपर. सो एल से एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, एल्यूमिनियम रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू एंड एरिया ऑफ कॉपर. तो हमें क्या रिलेशन मिला यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर. ओके, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे. हम क्या निकाल रहे हैं, द मास ऑफ कॉपर. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ कॉपर इनटू अ लेंथ ऑफ कॉपर. ठीक है, अब क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो हम यहाँ पे एल ले देते हैं. उसी तरीके से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, देन मास ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ एल्यूमिनियम एंड लेंथ इज सेम. तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मास कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड. सो मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ एल्यूमिनियम, सो कॉपर एरिया ऑफ कॉपर एल अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एरिया ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई विद लेंथ. लेंथ सेम है तो लेंथ से लेंथ हमने कैंसिल कर दी. अब यहाँ पे देखें हमें क्या गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है दोनों की और दोनों की रेजिस्टिविटी गिवन है. तो यहाँ पर हम एरिया की प्लेस में हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, द मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई विद डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे क्या है, द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम न्यूमरेटर में है और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में. मतलब हमें इस वैल्यू को पुट करते समय इसको हम रिवर्स कर देंगे. सो यदि मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे. सो द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 मल्टीप्लाई विद रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 into 10 to the power minus of 8 upon the density of aluminium is 2.7 multiply with resistivity of aluminium is 2.63 multiply with 10 to the power minus 8. इसे हम यदि सॉल्व करेंगे so 2.16, the answer is 2.16. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, so the mass of copper is 2.16 times mass of aluminium. तो किसका मास ज्यादा है, यहाँ पर कॉपर जो कंडक्टर है उसका मास ज्यादा है. मतलब दो कंडक्टर सेम लेंथ के सेम रेजिस्टेंस के, तो किस कंडक्टर का मास ज्यादा होगा, कॉपर का मास ज्यादा होगा. इसलिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं ओवरहेड वायर्स में, क्योंकि यदि मास ज्यादा हो जाएगा, हम ज्यादा मास वाला वायर यूज करेंगे तो क्या होगा, उसके अपने वेट के कारण, अपने मास के कारण उसके टूटने का डर होगा.